हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आरोह बुक से एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है सीरीज के फूल। चलिए अब क्या बिना देर के शुरू करते हैं, विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए शुरू करते हैं। तो सीरीज के फूल ये जो चैप्टर है ये एक निबंध है जिसके लेखक द वन एंड ओनली हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इस निबंध के माध्यम से लेखक ने हमें ये संदेश दिया है कि जिस तरह से आंधी हो, लू हो या फिर बहुत ज्यादा गर्मी हो या फिर किसी भी तरह की कठिन परिस्थितियां हो, उन सभी को झेलते हुए सीरीज का फूल अपनी कोमलता और सुंदरता को बिखेरता हुआ सीना ताने खड़ा रहता है। ठीक उसी तरह से हमें भी कठिन परिस्थितियों में अपने धैर्य और संयम को बनाए रखते हुए अपने बुद्धि और विवेक से निरंतर अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। सीरीज का फूल हमें जीवन में लगातार संघर्ष करने की प्रेरणा देता है। अब हमारे जो लेखक है वो इस निबंध को जेठ की तपती गर्मी में सीरीज फूल के पेड़ों के एक समूह के बीच बैठकर लिख रहे हैं जो ऊपर से नीचे तक सुंदर, मनमोहक और कोमल फूलों से लदे हैं। वैसे तो जेठ की भयंकर गर्मी में बहुत कम ही फूल खिलते हैं, यानी बहुत कम फूल होते हैं जो इतनी गर्मी में खिला करते हैं। केवल अमलताश, अब अमलताश जो है वो एक पेड़ होता है जिसका फल, फूल और बीज दवा बनाने के काम आता है। तो केवल अमलताश ही 15 से 20 दिन के लिए खिला करता है। लेकिन इस भयंकर गर्मी में भी जो सीरीज के फूल है वो लंबे समय तक खिले रहते हैं। वो बसंत यानी मार्च और अप्रैल से खिलना शुरू करते हैं और भादो यानी जुलाई और अगस्त तक खिले रहते हैं। लेखक इसे यानी सीरीज के फूल को कालजयी, अवधूत और भारतीय संस्कृति का प्रतीक मानते हैं, क्योंकि ये हमें भीषण परिस्थिति में भी प्रसन्नता और मस्ती के साथ जीवन जीने की कला सिखाते हैं। अब जिन लोग को नहीं पता कि कालजयी, अवधूत का मतलब क्या होता है, मैं बताती चलूं कि उन्हें कहा जाता है जो सांसारिक मोह माया से ऊपर होते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना कि लेखक सीरीज के फूल को कालजयी, अवधूत और भारतीय संस्कृति का प्रतीक मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि ये हमें भीषण परिस्थितियों में भी यानी कठिन परिस्थितियों में भी प्रसन्नता और मस्ती के साथ जीवन जीने की कला सिखाते हैं। इसलिए तो लेखक जो है वो कहते हैं कि भीषण गर्मी और लू में भी सीरीज का यह फूल किसी अवधूत यानी ऐसे सन्यासी जिस पर सर्दी, गर्मी, बरसात या फिर सुख दुख का कोई असर नहीं पड़ता है, ऐसे सन्यासी की तरह वो अपने जीवन पथ पर निरंतर आगे बढ़ता रहता है। यानी वातावरण और बदलते मौसम का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वैसे जो सीरीज के पेड़ होते हैं वो बड़े और छायादार होते हैं और पुराने समय में इन पेड़ों को मंगल कारक मानकर इन्हें बाग बगीचों में लगाया जाता था। अब वात्स्यायन जो कि एक ऋषि का नाम है वो कहते हैं कि बगीचे में घने और छायादार पेड़ों और बकुल के पेड़ों में ही झूला लगाना चाहिए। लेकिन लेखक मानते हैं कि सीरीज के पेड़ भी झूला झूलने के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। ऐसा माना जाता है कि सीरीज की डालें बहुत कमजोर होती हैं, इसलिए झूला झूलने योग्य नहीं होती। लेकिन हमारे जो लेखक है वो कहते हैं कि उस पर झूला झूलने वाली जो लड़कियां होती हैं, जो किशोरियां होती हैं, उनका वजन भी तो कम होता है, इसलिए हम सीरीज के फूल पर झूला बांध सकते हैं। अब जो सीरीज के फूल है उन्हें संस्कृत साहित्य में बहुत ही कोमल माना जाता है। इसे केवल श्रृंगार के योग्य ही समझा गया है। तो जो कालिदास जी हैं उन्होंने यहाँ तक कहा है कि जो सीरीज के फूल होते हैं वो केवल भौरों के पैरों का दबाव ही सहन कर सकते हैं, वो पक्षियों के पैरों का दबाव भी सहन नहीं कर सकते। तो इसी आधार पर सीरीज के फूलों को कोमल माना जाने लगा। लेकिन अपने जो लेखक है वो कहते हैं कि लोग इसके फलों की मजबूती को नहीं देखते हैं। इसके फल इतनी मजबूती से अपने स्थान पर यानी डालियों पर टिके रहते हैं, चिपके रहते हैं कि नए फलों के आने पर भी वो अपना स्थान आसानी से नहीं छोड़ते हैं। वो अपना स्थान तभी छोड़ते हैं या डालियों से तभी नीचे गिरते हैं जब उन्हें जबरदस्ती ढकेला जाता है, अन्यथा वो सूख कर भी डालियों में ही खरखराते रहते हैं। यानी जब उन्हें ढकेला जाता है तभी वो अपना स्थान छोड़ते हैं या नीचे गिर जाते हैं, नहीं तो वो सूख जाते हैं डालियों में ही और डालियों से ही चिपके रहते हैं सूखने के बावजूद भी। तो लेखक यहाँ पर उनके फलों की मजबूती बता रहे हैं। तो कुछ इसी संदर्भ में अब जो लेखक है उनको उन नेताओं की भी याद आ जाती है जो समय को नहीं पहचानते हैं और प्रसिद्धि और लोभ लालच के चक्कर में अपने पद पर बने रहते हैं। वो अपने पद को तब तक छोड़ते नहीं हैं जब तक उन्हें जबरदस्ती धक्का मारकर छोड़ने पर विवश नहीं कर दिया जाता। तो यहाँ पर अब जो लेखक है वो कहते हैं कि पुरानी पीढ़ी को समय रहते ही सावधान हो जाना चाहिए और नई पीढ़ी के लिए खुद ब खुद स्थान छोड़ देना चाहिए। अब हमारे जो लेखक है वो मानते हैं कि वृद्धावस्था और मृत्यु इस जगत के सत्य हैं, यानी सबको एक ना एक दिन बुढ़ा होना है और मर जाना है, यही इस जीवन की सच्चाई है। और सीरीज के फलों को भी समझना चाहिए कि झड़ना निश्चित है, परंतु सुनता कोई नहीं।
मृत्यु के देवता निरंतर कोड़े चला रहे हैं, उसमें कमजोर समाप्त हो जाते हैं। जीवन धारा और समय के बीच संघर्ष चालू है। हिलने डुलने वाले कुछ समय के लिए तो बच सकते हैं, परंतु झड़ते ही मृत्यु निश्चित है। तो यहाँ पर जो लेखक है वो कह रहे हैं कि जब तक आपका हाथ पैर चलता है तब तक तो आप बच सकते हो, लेकिन एक बार आपका जो शरीर है वो आपका साथ देना छोड़ देता है तो मृत्यु तो निश्चित है। तो अब जो हमारे लेखक हैं वो मानते हैं कि इतनी भयंकर गर्मी में भी शिरीष का फूल अपने लिए जीवन रस ढूंढ ही लेता है। एक वनस्पति शास्त्री ने बताया कि यह वायुमंडल में अपना रस खींचता है, तभी तो इतनी भयंकर गर्मी और लू में भी ऐसे मीठे केसर उगा सकता है। अब केसर जो है वो फूलों के अंदर कोमल रेशों को कहते हैं। तो अब जो कवि है वो बताते हैं कि एक वनस्पति शास्त्री जो थे उन्होंने बताया था कि वायुमंडल से ये अपना रस खींचता है, तभी तो वो इतने भयंकर गर्मी और लू में भी ऐसे मीठे केसर उगा सकता है और किसी अवधूत की तरह अपना अस्तित्व बनाए रखता है। तो यहाँ पर हमारे जो लेखक है वो कहते हैं कि इसी तरह से कवि भी सिर्फ उनको ही माना जा सकता है जो स्थिर प्रज हो और अनासक्त योगी हो और शिरीष के फूल की तरह फक्कर हो, यानी जो कठिन परिस्थिति में भी खुश रहे, मस्त रहे, उन्हें ही कवि माना जा सकता है। और हमारे जो कबीरदास जी हैं और कालिदास जी हैं उन्हें इसी श्रेणी का कवि माना जाता है। अब कालिदास जी ने शकुंतला के सौंदर्य का वर्णन किया है। वास्तव में वो शकुंतला के सौंदर्य नहीं बल्कि कालिदास जी के हृदय की सुंदरता है। लेखक मानते हैं कि सिर्फ शब्द लिखने और तुकबंदी करने को कविता नहीं कह सकते हैं। अब कर्नाटक राज्य की जो रानी है विजिका देवी, उन्होंने केवल ब्रह्मा जिन्होंने वेदों की रचना की, वाल्मीकि जिन्होंने रामायण की रचना की और व्यास जिन्होंने महाभारत की रचना की, इन्हीं को कवि माना है। लेखक का मानना है कि जिसे कवि बनना है उसे पहले अनासक्त योगी और फक्कर बनने की जरूरत है, यानी जिसे कवि बनना है उसे पहले एक योगी और फक्कर यानी कि ऐसा व्यक्ति जो कठिन परिस्थिति में भी खुश रहे, मस्त रहे, ऐसा बनने की जरूरत है। अब कालिदास जी भी किसी अनासक्त योगी की तरह ही शांत मन और चतुर प्रेमी थे। उनका एक एक श्लोक मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। शकुंतला का वर्णन कालिदास जी ने ही किया है। लेखक कहते हैं कि राजा दुष्यंत ने भी शकुंतला का चित्र बनाया, लेकिन उन्हें उस चित्र में हर बार कुछ न कुछ कमी महसूस होती थी। बहुत देर बाद उन्हें समझ में आया कि वो शकुंतला के कानों में शिरीष का फूल लगाना ही भूल गए। अब जो कालिदास जी थे वो सौंदर्य के बाहरी कवर को भेद कर उसके भीतर पहुंचने में समर्थ थे। वो सुख दुख दोनों में भाव रस खींच लिया करते थे। ऐसे प्रकृति सुमित्रा नंदन पंत और रविंद्रनाथ टैगोर में भी थी। अब जो सीरीज है वो पक्की तरह लेखक के मन के भावों की तरंगों को उठा देता है, जो आग उगलती गर्मी में भी अपना अस्तित्व बनाए रखता है। अब जो लेखक है वो कहते हैं कि आज देश में चारों ओर मार काट, आगजनी, लूटपाट आदि का बवंडर छाया है। ऐसे में क्या स्थिर रहा जा सकता है? सीरीज रह सका है, गांधी जी भी रह सके हैं। यहाँ पर लेखक ने गांधी जी को एक ऐसे अवधूत के रूप में याद किया है जिसने देह बल के ऊपर आत्मबल को सिद्ध कर दिया, यानी शारीरिक रूप से बेहद कमजोर गांधी जी ने अपने आत्मबल के सहारे अंग्रेजों के खिलाफ कई बड़े आंदोलन सफलतापूर्वक चलाए और देश में गांधीवादी मूल्यों को स्थापित किया। इसलिए लेखक जब सीरीज की ओर देखते हैं तो उनके मन में हूक उठती है, हाय वह अवधूत आज कहाँ है? यानी आज देश में न गांधी जी है और ना ही उनके जीवन मूल्यों को मानने वाले लोग। सो दैट्स ऑल। यहीं पर हमारा जो चैप्टर है वो खत्म हो जाता है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। सो जाते जाते बस मैं आपसे इतना ही बोलूँगी कि वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। मेरी मेहनत के लिए प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए और अपने कर्तव्यों का पालन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।